नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पुनर्मिलन। पार्टी खत्म होने के बाद गरिमा जैसे ही ड्राइंग रूम में सोफे पर खाना खाने के लिए बैठी, अभी पहला निवाला मुंह में डाला ही था कि घर के बाकी सदस्य चेहरे पर उदासी लिए उसके पास आ गए। फिर भी उसने अपना खाना जारी रखा। गरिमा को इस तरह खाना खाते देख बड़ी भाभी सविता ने ताना कसना शुरू कर दिया। यहाँ तो हम सबका खाना छूट गया है और इसे देखो, आराम से बैठकर खाना ठूस रही है। यही होते हैं बेशर्मी के लक्षण। गरिमा ने उनकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और अपने खाने पर ही फोकस रखा। सविता ने हाथ नचाते हुए कहा, हमारी जान मुंह को आ रही है और इसे देखो, मेरा रानी हार चुरा कर शान से बैठी है। चोरनी नहीं तो। खाना खाने में ही ध्यान मग्न है। खाने में देखो, हलवा पूरी खाए जा रही है। देखो जी, जरूर तुम्हारी बहन ने ही मेरा रानी हार चुरा लिया होगा। अब अपने घर में ही डाका डालने लगी है। हाय हाय, मेरी किस्मत ही फूटी है। साल भर से पति को बोल बोलकर जबान घिस गई थी, तब जाकर रानी हार नसीब हुआ था। वह भी इस गरम जली की काली परछाई पड़ गई। सविता ने अपने तलाकशुदा ननंद के हाथों को मरोड़ते हुए बोला, भाभी क्यों बखेड़ा कर रही हो? मैंने कब चुराया तुम्हारा हार? कभी चोरों ने भी कबूल किए हैं। बोल, कहाँ है मेरा रानी हार? भाभी, मैंने नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूँ। तेरा भरोसा तो तेरे पति ने भी नहीं किया, तो मैं कैसे करूं? अरे 7 साल से दाना पानी खा रही है इस घर का और हमें ही कंगाल करने चली है। जिस थाली में खाती है उसी थाली को छेद कर रही है। तू ही तो मेरे कमरों को साफ करने गई थी ना? हाँ भाभी, आपकी सालगिरह की पार्टी खत्म होने पर मैंने ही रूम की डस्टिंग की, पर कोई सामान हाथ नहीं लगाया। फिर सविता एक डंडे से उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। बोल, कहाँ है मेरा हार? भाभी छोड़ दो, भाभी मुझे मत मारो, वह चिल्लाई जा रही थी। पर कोई घर में उसका सगा नहीं था कि उसे बचाए। माँ बाप के परलोक सिधारने के बाद बेचारी मायके में अकेली सी पड़ गई थी। कहने के लिए गरिमा की 3 भाभियां थीं, पर सब अपने में ही लगी रहती थी। तीनों भाभियां हर समय काम करवाती थी। हमदर्दी तो जैसे उनके दिल में नहीं था। बेचारी को डंडे से पीटा गया, वह रोती रही, सिसकियां भरती रही, पर भाभी थी कि उनके सर पर खून सवार था, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे लग रहा था उसे कच्चा ही चबा जाएंगी। गरिमा अपने बड़े भाई से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है, भैया बचा लो, मैंने कोई चोरी नहीं की। देख गरिमा, अगर रखा है तो दे दे। नहीं भैया, विश्वास करिए, उल्टा भाभीियों ने ही मेरे शादी के गहने रखे हैं। ओहो, अब माजरा समझ में आया। तो वही भड़ास निकाल रही है। हम तीनों देवरानी जेठानी ने आपस में तेरे शादी के गहने जो बांट लिए। अरे, जब तू शादी तोड़कर तलाक लेकर यहाँ आकर बैठ गई, तो तेरा पेट तो हम पाल रहे हैं, तो तेरे गहने कौन रखेगा? कान खोलकर सुन ले, तुझे तीनों टाइम का खाना मिल रहा है, तो हमारे हिसाब से चलना होगा। इतना कहते हुए बड़ी भाभी सविता उसके गालों में चटाचट थप्पड़ों की बरसात करने लगी। फिर तब तक मारा जब तक उनके मन का भड़ास ना निकल गया। गरिमा रात भर घर के आंगन में पड़े पड़े चीखती रही, चिल्लाती रही, पर कोई उसकी सिसकियां सुनने वाला नहीं था। बड़ी हिम्मत करके दीवार के सहारे उठी तो फिर से गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद उठी और किचन में पानी पीने के लिए गई। उधर गरिमा की मझली भाभी कविता शीशे के सामने खड़ी होकर अपने पति विशाल से कह रही थी, देखो ना, ये रानी हार मुझ पर कितना अच्छा लग रहा है। ये रानी हार कहाँ से आया? विशाल ने पूछा। तूने कब खरीदा इसे? भाभी के घर से हाथ साफ करके आई हूँ। क्या तूने चुराया है? तभी भाभी के घर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह बेचारी गरिमा को मार रही थी। अरे छोड़ो जी,
आपको अपनी बहन की बड़ी फिक्र है, मगर मार खाने के लायक है। इतना महंगा हार तुमसे कहती रह जाती, पता नहीं कब दिलाते। एक लिपस्टिक भी आज तक दिलाया है। अब आम खाने से मतलब रखो, गुठलियों को मत गिनो। कविता ने अपनी आंखों को तरेड़ते हुए अपने पति विशाल से कहा, पर तूने इसे कब चुराया? जब भाभी पार्टी में आए हुए मेहमानों को छोड़ने गेट तक गई थी और काम के हड़बड़ी में उनका अलमारी खुला रह गया, तभी मैंने धीरे से चुरा कर उनकी अलमारी से अपने बैग में डालकर खुद अपने घर आ गई और इल्ज़ाम गरिमा पर लग गया। अब चुप हो जाओ, दीवारों के भी कान होते हैं। और कौन सा हम तीनों देवरानी जेठानियों का घर दूर दूर है, सब घर आपस में सटे हैं। अब मैं यह हार किटी पार्टी में पहन कर जाऊंगी, सारी सहेलियां जलती रह जाएंगी। कहते हुए ठहाके मार कर कविता हंसने लगी। उधर गरिमा पानी पी रही थी तो उसके हाथ से दर्द के मारे ग्लास छूट गया। तभी बड़ी भाभी सविता चिल्लाते हुए आई, अब मगरमच्छ के आंसू हमें मत दिखाओ। जाओ, बर्तनों का ढेर लगा है, उसे साफ कर। मेरा तो पूरा बदन थक कर चूर चूर हो गया है मेहमानों से बातचीत करने में। अब जाकर तू काम कर और आइंदा मेरे गहनों को हाथ मत लगाना, नहीं तो अभी केवल मारा है, हाथ तोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। गरिमा बर्तनों को साफ करने के लिए गई, फिर सोचा कुछ खा लूं, तभी तो इतना काम कर पाऊंगी। पहाड़ जैसे बर्तन उसे चिढ़ा रहे थे। बड़े बड़े पतीलों को खोल कर देखा, खाना तो कुछ बचा नहीं था। जो भी बचा था सविता ने अपने मायके भेज दिया। भूख के मारे गरिमा की जान निकल रही थी। फ्रिज खोल कर देखा तो उसमें बस गाजर मूली टमाटर रखा था। वही खाकर उसने अपने पेट की भूख को शांत किया। सुन महारानी, या मत सोचो, आज दावत थी तो तुम्हें थाली भर भर के पकवान खाने को मिलेंगे। जा बर्तन साफ कर। उसी समय छोटी भाभी बबीता के घर से आवाज आई, गरिमा, ओ गरिमा, बड़ी भाभी के घर का काम समाप्त कर यहाँ भी आ जाना, बहुत काम पड़े हैं। गरिमा के हाथों में छाले पड़े थे। सविता ने डंडे से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया था। हाथों से जैसे गरिमा ने पतीले उठाकर साफ करने लगी तो उसकी चीख निकल पड़ी और आंखों से अश्रुधारा स्वतः बहने लगी। काम करते करते रात के 2 बज गए थे। फिर वहीं पर चटाई बिछाकर किचन में ही सो गई। कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो छोटी भाभी बबीता दनदनाते हुए आई और उनके मुंह पर पानी फेंक दिया। सर्दी का समय भी था तो उसकी तो जान ही निकल गई। तुझे तो मैंने रात को ही बुलाया था, क्या बस यहीं काम करती रहेगी? अब घर चल, मुझे बहुत काम है। मैं और तेरे भैया गोवा घूमने जा रहे हैं, सारी तैयारी करनी बाकी है। हम भी तो खाना देते हैं एक टाइम का, तो मेरा ड्यूटी कौन बजाएगा? गरिमा रोते हुए बोली, भाभी, कल रात को इतना बर्तन साफ किया है कि मेरे हाथ सूज गए हैं, बहुत दर्द है। हाथ दिखाते हुए बोली, जगह जगह चोट के निशान हैं। यह सब मैं नहीं जानती, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। एक दिन बाद गोवा के लिए निकलना है। जाकर घर में खाना बना दो। लड्डू मठरी पूरी नमकीन हमें रास्ते के लिए ले जाना है, उसे पैक करना होगा। बहुत तैयारी बाकी है, इसीलिए काम पर लग जा अभी से। भाभी, कोई दवा ही दिला दो, नहीं तो एंटीसेप्टिक क्रीम ही लाकर दे दो अगर बाजार जा रही हो। ठीक है, टाइम मिलेगा तो ले आऊंगी। उसी समय मझली भाभी कविता आई, देख गरिमा, मेरा 8वां महीना चल रहा है, इसीलिए मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा। सांस फूल रहे हैं, हाथ पैर चल नहीं रहे हैं, इसीलिए जाकर पहले मेरे घर में काम करके आ। मुझे तो किटी पार्टी जाना है, इसीलिए तेरे भैया के साथ पार्लर जा रही हूँ। सुन, अब जा, बहानेबाजी मत कर। सविता भाभी कहाँ पीछे रहने वाली थी। सबकी बात सुनकर वह भी पधार गई। कहीं नहीं जाएगी, तूने मेरा रानी हार चुराया है,
पहले मैं वसूल करूंगी, फिर कहीं जाना। बबीता बोली, हर समय तुम्हारे घर की ड्यूटी क्यों बजाएगी भाभी? खाना तो हम भी खिलाते हैं, तो क्या एहसान करती हो? तीनों भाभीियों में आपस में बहस छिड़ गई। महाभारत शुरू हो गया। सुना नहीं, पहले जा मेरे घर। नहीं नहीं, मेरे घर। सबिता बोली, पहले जाकर मेरे बच्चों को पढ़ा दे, उनकी परीक्षाएं शुरू होने वाली है। पत्नियों में आपस में लड़ाई होता देख परेशान होकर भाई लोग तो दुकान चले गए कि कौन मुसीबत मोल लेगा। बड़ी भाभी गरिमा का एक हाथ खींचती तो छोटी भाभी गरिमा का दूसरा हाथ। तंग आकर गरिमा घर से बाहर निकल गई। देखो तो, ननद रानी की बदतमीजी कितनी बढ़ गई है। जाओगी कहाँ? लौट कर आओगी यहाँ। देखती हूँ कौन तुम्हारे नखरे उठाता है। गरिमा परेशान होकर अपने पास की एक सहेली के घर पहुंची। उसकी बचपन की सहेली रूपा ने कहा, अरे गरिमा, आज बहुत साल बाद घर में आना हुआ, क्या बात है? गरिमा, तू इतना परेशान क्यों लग रही है? रूपा उसके हाथों को पकड़ते हुए अंदर ले जाने लगी तो फिर गरिमा दर्द से कराह उठी। अरे यह क्या, तुझे इतनी भयंकर चोट कैसे लगे? गरिमा ने सारे दुख दर्द बयां कर दिए। माँ पिता के जाने के बाद और कौन था उसका जिसे वह दर्द अपना बांट सकती थी। तलाक तो 7 साल पहले ही उसका हो चुका था, इसीलिए शायद वह आज बहुत पछता रही थी। रूपा ने प्यार से कहा, बैठ गरिमा, मैं तेरे लिए हल्दी तेल गर्म करके लाती हूँ, तुझे बहुत आराम मिल जाएगा। हल्दी तेल उसके हाथों में लगाते हुए रूपा बोली, एक बात पूछूं गरिमा, नाराज मत होना, गुस्सा नहीं करना। ठीक है, पूछ। आखिर तुमने तलाक क्यों लिया था? मुझे बताओ। आखिर तू अपने पति को छोड़कर क्यों आई? बात उन दिनों की है। कहते कहते गरिमा अतीत की यादों में चली गई, जब मैं और मनोज, उसकी माँ बहन, सब साथ में रहते थे। शुरू में वह गरिमा को बहुत समय देता था। शादी के 6 महीने खुशी खुशी बीत गए, पता ही नहीं चला। लेकिन एक बार मनोज को बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया तो वह परेशान सा रहने लगा। देर से घर आता, कभी आता कभी ना आता। हर समय गरिमा पर अपना गुस्सा उतारता। उसकी माँ शारदा देवी उसे ही इन सब की कसूरवार समझती। हर समय ताना देती कि बहू के पैर अशुभ हैं। फिर एक बार मनोज ने गरिमा के सोने के कंगन गिरवी रख दिए कि बिजनेस के लिए कुछ पैसे चाहिए। गरिमा ने कोई ऐतराज नहीं किया। उसे लगा बिजनेस अगर अच्छा चल पड़ा तो गहने दूसरे भी बनवाए जा सकते हैं, तो क्या परेशानी है। गरिमा ने कुछ शिकायत नहीं किया। फिर कुछ महीने बाद मनोज गरिमा का सोने का करधन ले गया, जो उसके पिता ने शादी के समय दिया था। बहुत कीमती थे। उसे बेचकर अपनी बहन दिव्या की शादी कर दिया तो गुस्से में गरिमा ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाया। वह कहने लगी, मनोज, तुमने किससे पूछकर वह गहने बेचे और अपनी बहन की शादी में लगाए? वह मेरे गहने हैं, मैं अपना चीज किसी को शेयर नहीं करती, और आइंदा से मेरे जेवर को हाथ मत लगाना। मनोज बोला, गरिमा, तुम तो मेरी पत्नी हो और मेरी बहन तुम्हारी बहन है। अगर मैंने उसकी शादी के लिए गहने बेचे हैं तो क्या हुआ? जेवर फिर कभी बनवा दूंगा, दूसरा लाकर दे दूंगा। अरे तुम क्या बनवाओगे? तुम क्या खाक बनवाओगे? तुमसे तो शादी करके ही मैं बहुत पछता रही हूँ, कहकर वह गुस्से में बाहर चली गई। धीरे धीरे मनोज की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। घर में खाने को चैन से 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। इधर उसकी माँ शारदा जी की भी तबीयत खराब रहने लगी। गरिमा से दिन रात उनकी सेवा नहीं होती थी। कभी दवा दो तो कभी उनकी माँ की गंदगी साफ करो। गरिमा तो इन सब से झल्ला चुकी थी। उसकी तो पूरी आज़ादी ही छिन गए और पैसों की अलग तंगी थी। फिर एक रात मनोज ने गरिमा से कहा, तुमने माँ को बीपी की दवाई
समय पर क्यों नहीं दी? अगर मैं समय पर ना आता तो आज तो माँ का पता नहीं क्या होता। उनकी सांसें खूब फूल रही थी। कहाँ गई थी तुम? मनोज दहाड़ते हुए बोला। चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। मैं तो अपनी सहेलियों के साथ मूवी देखने गई थी। माँ की तबीयत खराब है और तुम्हें पिक्चर की पड़ी है। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? अरे हो जाता है तो हो जाए, मैंने क्या ठेका लिया है इन सब चीज का कि मैं उनकी सेवा के कारण अपना सुख चैन तो नहीं छोड़ सकती ना। और घबराओ मत, मूवी के पैसे मैंने अपनी माँ से लिए थे। बार बार उसका अपमान करती गई तो मनोज गुस्से में गरिमा के गालों पर दो थप्पड़ लगा दिया। बस बहुत हो चुका मनोज, अब मैं इस घर में एक पल नहीं रुकने वाली। क्या दिया है तुमने आज तक इस घर में? उल्टा मेरे ही जेवर बेचकर पैसे लिए हैं। अब मैं जा रही हूँ इस घर से। तुम्हें तुम्हारा गरीब खाना मुबारक हो। गरिमा कान खोलकर सुन लो, अगर जाओगी तो खुद ही लौट के आओगी, मैं तुम्हें नहीं लेने आने वाला। यही सोचना भी मत कि मैं लौट लौट के आऊंगी। गरिमा घर छोड़कर अपना सूटकेस लिए मायके चली आई। माँ की लाडली थी, माँ ने पूरा सपोर्ट किया। पिताजी गरिमा को समझाते रहे, बेटी दुख में अपने पति का साथ नहीं छोड़ते, मेरी बात मान, तू उसका साथ दे, वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत जल्दी तरक्की करेगा। ऐसे छोड़कर आएगी तो वह भी हिम्मत हार के बैठ जाएगा। अपनी शादीशुदा जिंदगी को खराब मत कर। पर गरिमा के अंदर बहुत अहम था। माँ के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ रखा था। बहुत स्वार्थी और जिद्दी हो गई थी। गरिमा की माँ ने पिता को ही उल्टा सुनाया कि क्या बात है, आपके लिए बेटी बहुत भारी हो गई है क्या? हमारे घर में पैसों की क्या कमी है? 3 3 बेटे बहुओं का भरा पूरा परिवार है। सब तो गरिमा की खिदमत करती हैं। यहाँ रहेगी तो आराम से खाएगी। फिर बाद में कहीं और दूसरी अच्छी जगह देखकर उसका रिश्ता तय कर देंगे। वह तो भिखारी निकला। मनोज के घर में मेरी बेटी सुख से नहीं रह पाएगी। मनोज और गरिमा का तलाक करवा देंगे। अरे भाग्यवान, तू तो बेटी को समझाने की जगह उसे बिगाड़ रही है। और भाभियां भी चुपचाप मम्मी पापा का बात मानती थी और भाई लोग भी। गरिमा इस सब का बहुत फायदा उठाती, अपनी भाभीियों को बहुत तंग करती थी, उनसे कपड़े धुलवाती, तरह तरह की खाने की फरमाइश करती। गरिमा कभी अपनी भाभीियों की कोई मदद नहीं करती और जब कभी भी उनके हाथों की बनाई हुई कोई चीज़ पसंद ना आती तो वह उन्हें फेंक देती थी। हर समय सातवें आसमान में रहती थी। पर कहते हैं ना, इंसान को किया हुआ कर्म फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। वही गरिमा के साथ हुआ। जब एक रात मम्मी पापा गरिमा की दूसरी जगह शादी पक्की करके आए थे, तभी लौटते समय रास्ते में उनके कार का एक्सीडेंट हो गया और वह दोनों इस दुनिया को छोड़कर चल पड़े। और गरिमा की किस्मत जो उसने खुद फोड़ा था और भी बद से बदतर हो गई। भैया भाभीियों ने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। सारी प्रॉपर्टी हिस्से आपस में बांट लिए। घर में 3 दीवार उठ गए और गरिमा बन गई हर भाभी की मुफ्त की नौकरानी। कभी बड़ी भाभी अपनी उंगली में नचाती तो कभी दूसरी भाभी। अब इन सब से वह बहुत खींच गई थी और गरिमा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। कहते हुए वह बिलख बिलख कर अपनी सहेली रूपा को गले लगाकर रोने लगी। रूपा बोली, देख मेरी बात मान, तू अपने ससुराल वापस लौट जा, नहीं तो तेरी भाभियाँ तेरी जिंदगी को नरक बना देंगी। तेरी तीनों भाभियाँ कसाई हैं, दिल में तेरे लिए कोई दया भाव नहीं है। रूपा ने कहा, मैंने पता किया है, तेरा पति अभी भी कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई है। तलाक लेना तेरी बहुत बड़ी भूल थी। तू कल ही चल उस वकील राम वर्मा के घर, जिसने तेरा और मनोज का तलाक करवाया था। वही अब हमारी मदद कर सकता है। हम बात करते हैं।
गरिमा के दिल को थोड़ा सुकून मिला जब उसने सुना कि उसका तलाकशुदा पति मनोज ने दोबारा शादी नहीं की है, तो उसके दिल में उसके प्रति इज्जत बढ़ गई। गरिमा ने कहा, कल नहीं रूपा, हम आज ही जाएंगे, बल्कि अभी चलते हैं। पर वह मुझे स्वीकारेगा? अब तो बहुत देर हो गई है। मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा है। फिर रूपा बोली, यह सब सोचने का समय नहीं है। बात करने में क्या हर्ज है? पर अब तो रात होने वाली है। रूपा ने कहा। तो गरिमा बोली, हाँ, मुझे मेरा पति वापस चाहिए। अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गरिमा बोली, मैं अकेली चली जाती हूँ वकील के पास। तेरे बच्चे की तबीयत सही नहीं है रूपा, इसीलिए तू उसके पास बैठ। रात काफ़ी हो चुकी थी, बारिश भी हो रही थी, सड़कों पर सन्नाटा पसर चुका था। फिर भी वह बिना घबराए दौड़े दौड़े वकील राम वर्मा जी के घर पहुंच गई। वकील राम वर्मा जी सो चुके थे। वह बार बार दरवाजे की घंटी बजाती रही। वकील साहब की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। जी, कहिए, कौन है आप? मैडम जी, मुझे वकील सर से मिलना है। कोई समय होता है मिलने का? कल सुबह 10 बजे आना। अभी तो वकील साहब सो रहे हैं। गरिमा गिड़गिड़ाते हुए उनके कदमों में जा गिरी। मैडम जी, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मैं चली गई तो मेरी मदद कौन करेगा? उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। मदद कीजिए, बहुत उम्मीद लिए आई हूँ। तभी वकील साहब उठकर चले आए। कौन है? अपनी पत्नी को आवाज़ देते हुए पूछा। जी, कोई क्लाइंट है। इतनी रात को? ठीक है, अंदर भेज दो। गरिमा अंदर आते ही बोली, सर, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। पर आपका नाम क्या है? मेरा नाम गरिमा है। सर, आपको याद है 7 साल पहले आपने मेरा और मनोज का तलाक करवाया था? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। सर, आप मेरे पापा मनमोहन जी को भूल गए, और वह शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मनोज आपके ऑफिस में आया था। मुझे और मनोज को आपने बहुत समझाया था कि शादी जैसे पवित्र बंधन को तोड़ने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। कम से कम 1 महीने साथ में गुजारो। अगर आपस में ना बन पड़े तब तलाक ले लेना। हाँ हाँ, कुछ मुझे याद आ रहा है। आपके पिताजी का नाम मनमोहन जी ना? हाँ हाँ, कहिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ? सर, मुझे मेरा पति वापस चाहिए। मैं तलाक लेकर बहुत पछता रही हूँ। देखो गरिमा, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि जब मन आया तोड़ दे और जब मन आया तो उसे जोड़ने चले आए। उस समय मैंने आपको कितना समझाया, पर आपने मेरी एक ना सुनी। और क्या पता आपके पति मनोज ने दूसरी शादी कर ली हो। नहीं सर, मेरी एक सहेली, उसे किसी के शादी में देखा था। वह अभी भी कुंवारा है। ठीक है, मैं देखता हूँ। वैसे तो वह श्यालदा के पास ही रहते हैं। मैं पता करता हूँ उनकी इस बारे में क्या राय है। दूसरे दिन राम वर्मा जी ने अपने एक असिस्टेंट को मनोज के घर भेजा और उसका फ़ोन नंबर लिया। फिर फ़ोन करके मनोज से बोला, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मनोज ने उन्हें किसी रेस्टोरेंट में मिलने का वादा कर फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन राम वर्मा जी अपना काम खत्म करके शाम 6 बजे मनोज से मिलने पहुंच गए। मनोज काफ़ी थका थका सा लग रहा था। राम वर्मा जी ने हाथ मिलाते हुए कहा, कैसे हो मनोज भाई? आपने अभी तक दूसरी शादी क्यों नहीं की? दूसरी शादी तो मैं नहीं, लेकिन मेरी माँ करवाना चाहती थी, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं रहती। उनकी देख रेख सेवा के लिए माँ ने मुझसे बहुत कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। अब मैं अकेला माँ की सेवा करूँ कि काम पर जाऊँ, माँ के कपड़े धोऊँ कि उनका खाना बनाऊँ। बहुत सी लड़कियों का रिश्ता आया। पहले शादी टूटने के बाद कोई भी लड़की देने को तैयार नहीं था। घर आकर तरह तरह के सवाल करते कि पहली बीबी ने क्यों छोड़ दिया, कुछ पहली पत्नी के साथ गलत किया होगा। इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते थे। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई। फिर मैंने
दूसरी शादी का फैसला ही छोड़ दिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपकी पहली बीवी गरिमा आपके पास दोबारा आना चाहती है तो? राम वर्मा जी ने मनोज से कहा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में? मनोज तो ऐसी बात की कोई उम्मीद नहीं लिए हुए था। वह सुनकर बहुत खुश हो गया। सर, आप यह क्या कह रहे हैं? गरिमा भला मुझसे दोबारा शादी क्यों करना चाहती है? देखिए, कल रात को मेरे पास आई थी कि मुझे अपने ससुराल जाना है। मैं अपने पति के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि जब आपसे तलाक लेकर घर गई थी तो उनके माता पिता, भाई भाभीयों ने बहुत सपोर्ट किया था। भाई भाभियाँ उन पर जान छिड़कते थे। माँ की लाडली थी, इसीलिए माँ पिता ने समझाया नहीं, बल्कि उनका घर तोड़ दिया, उजाड़ दिया, उनके घर गृहस्थी में आग लगा दी। लेकिन जब से उनके माता पिता की मृत्यु हुई, उनके भाइयों ने आपस में बंटवारा कर लिया। तीनों भाभीयों ने उन्हें नौकरानी बनाकर रख दिया है। उनका जीना हराम कर डाला है। जब तक माता पिता जिंदा होते हैं, तब तक लड़कियों का मायके में दावा होता है। अब कोई भी उनसे प्यार नहीं करता। देखिए, एक वकील होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं लोगों के घर टूटने से बचाऊं। इसलिए मैं यहाँ चला आया। एक इंसानियत के नाते जो मेरा फर्ज था मैंने किया। और शायद पहली बार कोई वकील ऐसा केस लेकर आया है कि दोबारा सुलह कर ले। अब आप क्या फैसला लेंगे यह आप पर है। 2 घंटे के वार्तालाप के बाद मनोज ने कहा, सर, मैं कल ही गरिमा से पार्क में मिलूंगा। शाम 4 बजे आप बोल दीजिएगा। कहते हुए दोनों वहां से निकल पड़े। गरिमा वकील के बताए हुए पते पर ठीक 3 बजे ही पार्क में पहुंच गई। पर मनोज नहीं आया। वह उदास घर लौट आई और दूसरे दिन फिर उस पार्क में पहुंची। फिर भी मनोज नहीं आया। वह हताश होकर घर चली गई। ऐसा करते करते 1 हफ्ते बीत गए। फिर एक दिन वह सीधा अपना लहंगा और हाथ में मंगलसूत्र लिए अपने ससुराल पहुंच गई। देखा तो मनोज बिस्तर पर बीमार पड़ा हुआ है और उसकी माँ भी बीमार है। दरवाजा खुला था। शायद दूध वाला दूध दे कर गया था। माँ के खांसने की आवाज़ आ रही थी। उनका कोई देखरेख करने वाला नहीं था और गरिमा धड़कते दिल से मनोज के पास गई। मनोज सक पका कर बैठ गया। मनोज बोला, तुम यहाँ आ गई। तुमने मिलने को बोला था, पर तुम मिलने नहीं आए। हमेशा यही करते थे। जब भी कभी कहते थे कि मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले जाऊंगा, पर कभी नहीं आते थे। मनोज बोला, वो क्या था ना, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। बिजनेस घाटे में चल रहा था। मनोज बोला, मुझे बहुत बुखार है। हफ्ते से सूखी ब्रेड और चाय पीकर जिंदगी काट रहा हूँ। माँ भी बेचारी यही सब खाने को मजबूर है। गरिमा बोली, यह मुझ गरीब का ही नाश्ता है। गरिमा ने सकुचाते हुए उसके माथे को छुआ। वह बहुत तप रहा था और एक पत्नी की तरह उस पर चिल्लाने लगी। अपना ध्यान नहीं रख सकते? और मनोज का दिल धक धक करने लगा। जैसे लग रहा था उसे बुखार की दवा मिल गई हो। वह किचन में सूप बनाने के लिए गई तो देखा किचन के सारे सामान अस्त व्यस्त पड़े हैं। सबसे पहले गरिमा ने किचन साफ किया, फिर उसके लिए सूप बनाकर उसे पिलाया। मनोज उसे मना न कर सका। गरिमा बोली, पहले भी तुम बीमार पड़ते थे तो ऐसे ही मैं तुम्हारी सेवा करती थी। अब लेटे रहो, मैं पिलाती हूँ। मनोज को उसका डांट बहुत अच्छा लग रहा था। एक माँ की तरह उस पर हक जताई जा रही थी। जब सूप पी रहा था, उसके हाथों का प्यार भरा स्पर्श पाकर मनोज के दिल में कुछ कुछ होने लगा। गरिमा की आंखों में अपने लिए प्यार देखा। फिर मनोज बोला, तू यहाँ क्यों आई है? मैं अभी भी गरीब हूँ, तुझे सारे सुख सुविधा नहीं देख सकता। देख, तेरे गहने गिरवी रख दिए थे, बिजनेस में लगाया
तो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तुझसे दिन रात काम करवाता था, कभी तुझे टाइम नहीं देता था। मनोज, मुझे अपना बना ले, यह मंगलसूत्र मुझे पहना दे। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ। मुझे सुख सुविधा नहीं, तू चाहिए। पहले तू भी कह कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। मनोज ने कहा। दोनों के सब्र का बांध टूट गया। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोए जा रहे थे। देखो जी, मुझे बहुत भूख लग रही है। यह सूखा ब्रेड और चाय इस गरीब का खाना है। तू नहीं खा पाएगी। नहीं मनोज, मैं अब समझ गई हूँ। मायके की घी की रोटी से अच्छा ससुराल की सूखी रोटी होती है। मनोज का तो जैसे फीवर ही उतर गया था। मनोज, यह क्या, तुम्हारे बेड के पास शराब की बोतल पड़ी है? तू शराब पीता है? नहीं। जब मेरी जीवन साथी छोड़कर चली गई तो कभी कभी उसकी यादों को भुलाने के लिए पी लेता था। तेरी कसम, अब से शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। कहते हुए उसने गरिमा को अपने सीने से चिपका लिया। मुझे छोड़कर मत जाना। गरिमा भी आज उसकी बाहों में समाने से अपने आप को रोक नहीं पाई। वह भी रोते रोते मनोज के शर्ट को गीला कर दिया। मनोज अपनी बाहों में हमेशा के लिए कसकर समेट लिया तो गरिमा भी मना न कर सकी। थोड़ी देर बाद अंदर जाकर अपनी सासू माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और उनका पूरा ध्यान रखती है। अब दोनों पति पत्नी सुख से चैन से रहते हैं। कुछ समय बाद मनोज का बिजनेस अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, अगर माफ़ी मांगने से दिलों के रिश्ते जुड़ जाते हैं तो माफ़ी मांग लेना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर राय बताएं। कहानी सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस 517।